हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है परमेश्वर। आप सभी का वेलकम है अध्ययन ज्योति ऑफिशियल पर। चलो मोटिवेशन से ही शुरू करते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया में करना चाहे तुम्हारे जैसा। देखो स्टूडेंट, तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसा करो, या पढ़ने के साथ भी पढ़ाई में ही ऐसा कुछ करो, टॉप कर जाओ या एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, ताकि जो भी दूसरे लोग होंगे वो तुम्हारे बारे में सुनेंगे तो तुम्हारे जैसा करना चाहेंगे और बनना चाहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके जैसा हम लोग बनना चाहते हैं। जैसे कोई यूपीएससी क्रैक कर जाता है तो हम चाहते हैं ना कि उसी के जैसा हम भी सिलेक्ट हो जाए यूपीएससी में, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, टीना डाबी मैम है ना, रिया डाबी है, उसके बाद मोहसिन खान सर हैं, बहुत सारे ऐसे सर हैं। उसके बाद डॉक्टर साफ फैजल सर हैं, कितना का मैं नाम गिनाऊं। अच्छा, इसको छोड़ो। उसके बाद अगर आप बात करो गौतम बुद्ध, है ना, जिसको आप देखते होंगे हमारे चैनल पे, उसका वो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। ये भी एक इंसान ही थे, है ना, साधारण इंसान, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विनम्र स्वभाव से और अपने कर्म से दुनिया में फेमस हो गए। और इन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो हर कोई चाहता है कि हम गौतम बुद्ध जैसा बने, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके उनका बॉडी नष्ट हो गया, बॉडी समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी उनका जो विचार था वो अभी भी मौजूद है। और जब तक धरती रहेगा तब तक गौतम बुद्ध का अस्तित्व रहेगा, है ना। तो ऐसे महान व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व लाना है अपने अंदर। अगर अपने अंदर आप ग्रेटेस्ट व्यक्तित्व डेवलप कर लोगे ना, तो आपके जैसा भी लोग बनना चाहेंगे या उसको फॉलो करना लगते हैं, उसको आदर्श मानने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे वाले ही बन जाना, लोगों को दुख देना, ऐसा नहीं। अच्छे इंसान बनना है। पैसा बहुत नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन गौतम बुद्ध के पास पैसा नहीं था। वो जंगलों में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, पैदल चलते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन देखो दुनिया आज भी उनको पूजती है। बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं उनके सामने सर झुकाते हैं। तो ऐसा बनना है ना। चलो, आज का जो लेक्चर होगा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। बहुत आसान होता है ये। देखो, हम बात करते हैं, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एनोड है, ठीक है, और ये क्या है, कैथोड है। दोनों से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, होगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जहां ट्रांसफर होता है विभव जनरेट होगा, नहीं, पोटेंशियल वो जनरेट हो जाता है। तो इसमें ये है कि ईएमएफ या सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो इस सेल का, ये एक पूरा सेल हो गया, एनोड कैथोड मिला दीजिए तो एक सेल हो गया। तो इसके अगर हम सेल की बात करते हैं, ई नॉट सेल बराबर, तो कैथोड पे कितना जनरेट हुआ है वो, और एनोड पे कितना जनरेट हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए तो वही क्या हो जाता है, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ सेल हो जाता है। मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा भी है, द सेल पोटेंशियल या ईएमएफ दोनों सेम ही है, बस दोनों में एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी हम देख लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, मतलब दोनों पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है ना, कि एनोड पे कितना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, उसके बाद कैथोड पे कितना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और इस दोनों पोटेंशियल को आप जब डिफरेंस निकालते हैं तो उसी डिफरेंस को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है राइट माइनस लेफ्ट, देखो राइट का मतलब जो कैथोड है ये हमेशा राइट में रहता है, और एनोड जो है वो गैल्वेनिक सेल के हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है ना, इस तरीके से। ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब कॉपर है, यहाँ पे कॉपर का लिया गया है तो कॉपर में से जिंक को क्या क्या किया गया है, घटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब अच्छे से समझते हैं कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या डिफरेंस। देखो, ईएमएफ है, एक सेल पोटेंशियल, दोनों लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और इधर सेल पोटेंशियल है। ईएमएफ देखो तो इस दोनों का परिभाषा भी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। मतलब जब आपका सर्किट क्लोज हो, बंद हो, जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो, उस समय भी सेल के अंदर कुछ न कुछ विभव रहता है, उसी विभव को कहते हैं ईएमएफ। और ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है, किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो ईएमएफ होता है। ठीक है,
लेकिन जब करंट फ्लो होते रहता है उस समय जब हम कैलकुलेट करते हैं सेल पोटेंशियल को तो वो हमारा सेल पोटेंशियल होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू हाफ सेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, जब हमारा स्विच ऑन हो, सेल काम कर रहा हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन जब हमारा सेल बंद हो, जब धारा नहीं प्रवाहित हो रहा हो, उस समय जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, नो करंट इज फ्लोइंग, उस समय को हम कहते हैं क्या, ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है। और ये मैक्सिमम, देखो ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। सेल से जो आप प्राप्त करते हुए इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है ईएमएफ, जबकि इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि सेल पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम आता है। अच्छा, कैसे मापते हैं? तो ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ध्यान रखना इसको पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, जबकि सेल पोटेंशियल को मापते हैं हम लोग किसे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। डिफरेंस आ गया समझ में? ईएमएफ सेल दोनों का डिफरेंस डिफिनीशन सेम है। फार्मूला अगर निकालोगे तो ई सेल बराबर दोनों का सेम आ जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही होगा दोनों का, ईएमएफ का भी सेल पोटेंशियल का भी। पर डिफरेंस क्या है? तो जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होता तो ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, जब धारा प्रवाहित हो रहा है ड्यूरिंग वर्किंग सेल तो उस समय हम क्या निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं। देखो ऐसा क्या होता है, सेल पोटेंशियल ईएमएफ को हम क्यों लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। टू इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है? सिंपल है, रिडक्शन पोटेंशियल और क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सिंपल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल का जो डिफिनीशन हो जाता है, बहुत सिंपल डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहे यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा कलर से मैं लिख देता हूँ आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, हाथ चलता ही नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसा होता है। अब देखो इसमें लिखोगे तो ई नॉट सेल बराबर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाता तो क्या लिखेंगे, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी लिखते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, आरपी लिखते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, इसीलिए इस फार्मूला को इस टाइप से लिख दिया जाता है कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे आधारित। जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, आपको निकालना है जिंक के लिए, जी ये पहला है, पहला क्वेश्चन है, ये ऊपर में दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 5। और इसके लिए गिवन डेटा है, Zn2 प्लस के लिए -0.76 वोल्ट है, सिल्वर के लिए दिया हुआ है Ag प्लस और Ag के लिए 0.79 है, आयरन के लिए 0.41 है। बस बहुत आसान होता है, जैसे ये दिया हुआ है ना, तो ये इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये पहले है और ये बाद में, ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारा हो जाएगा एनोड और ये हमारा हो जाएगा कैथोड। और हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, यही तो सूत्र है। मतलब पहला का तुम आंसर लिखना चाहोगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है सूत्र, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बस दोनों का वैल्यू लिख दो। देखो कैथोड है ये वाला, एनोड है ये, पहला एनोड होता है बाद वाला कैथोड होता है, ध्यान रखना। तो कॉपर के लिए कितना वैल्यू दे रखा है, कॉपर के लिए दे रखा है 0.34 वोल्ट और जिंक के लिए -0.76 वोल्ट।
तो निकालोगे तो यहाँ लिखोगे 0.34 माइनस 0.76 माइनस लगा के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76 दोनों को जोड़ोगे तो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। कितना आसान है, ये एग्जाम में आ जाता है बनाने के लिए, बस कैथोड माइनस एनोड कर देना, बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, तुम सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना लेना, क्योंकि देखो सबका वैल्यू दे रखा है ना, H प्लस H2 का वैल्यू है, Cl2 माइनस Cl माइनस का वैल्यू है, सबका वैल्यू दे रखा है। और तुम्हें यहाँ पता है कि पहला एनोड होता है, बाद वाला कैथोड होता है, कैथोड में से एनोड वैल्यू को घटा देना। जैसे दूसरा बनाओगे तुम, तो फिर से वही सूत्र लिखोगे, मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर वाले वैल्यू में से हाइड्रोजन को घटा लेना। हाइड्रोजन का होता है 0.00 वोल्ट, है ना, ये SH है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, तो हाइड्रोजन के लिए 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखोगे तुम दूसरा क्वेश्चन के लिए कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सिल्वर वाला भाग Ag प्लस Ag माइनस ई नॉट H2 H प्लस। अब देखो सिल्वर के लिए कितना है, 0.79 माइनस 0 कितना होगा, 0.79 वोल्ट। हो गया आंसर, ऐसे तुम बना लोगे, बहुत आसान होता है ये। चलो अगला देख लो, तीसरा। तीसरा है सिल्वर है और कॉपर है, तो कॉपर कैथोड, सिल्वर एनोड, यहाँ पे काम करेगा ये। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें से कॉपर वाले वैल्यू में से सिल्वर को घटा दोगे। सिल्वर के लिए दिया हुआ 0.76 और कॉपर के लिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसा, तो तुम्हें तुम्हें वैल्यू वो लिख के देगा बनाने के लिए। ठीक है, बस तुम्हें वो फॉर्मूला याद रखना है, देखो कैसे बनाओ। तीसरा क्वेश्चन फिर से लिखोगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कॉपर, है ना, यहाँ पे कॉपर कैथोड है, तो कॉपर +2 से कॉपर माइनस ई नॉट सिल्वर प्लस से सिल्वर। बना लो, कॉपर के लिए कितना वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन बना रहे 3 नंबर। देखो कॉपर के लिए है 0.34, सिल्वर के लिए 0.79, 0.34 माइनस 0.79 घटा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.42 वोल्ट। ऐसे हो जाएगा, बना सकते हो तुम, बहुत आसान है। Cl2 माइनस Cl Ag प्लस Ag है, बहुत आसान है ये। सिल्वर वाले में क्लोरीन वैल्यू को घटा दो, क्लोरीन का है 1.36 वोल्ट, यही है ना, 1.36 वोल्ट। 0.79 में से घटाओगे इसको, ई नॉट सेल बराबर, बहुत आसान होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैथोड सिल्वर कर रहा है, तो 0.79 माइनस 1.34 वोल्ट घटा करके आंसर लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। 1.34 में से 79 को घटा दो, 0.55 माइनस 0.55 वोल्ट, ऐसा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तुम खुद से बना लेना। देखो इसमें रिएक्शन दे रखा है, इसमें ऐसा नहीं लिख के दिया है, इसमें रिएक्शन है। देखो आयरन +2 से Zn+2 जिंक, इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आयरन +2 से आयरन में जा रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिंक Zn+2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका एनोड बनाते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसका कैथोड बनाते हैं। मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला एनोड, क्योंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1-2 में देख लेना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही, ये तो तीसरा चौथा लेक्चर है, तो उसमें तुम देखोगे कि जो एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड है उस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर जिंक जो वैल्यू है इसका एनोड बनेगा, और आयरन +2 का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो यहाँ जो वैल्यू तुम निकालना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ई नॉट सेल बराबर लिखोगे ई नॉट आयरन +2 से आयरन माइनस ई नॉट Zn+2 से Zn। ठीक है, ई नॉट जो Fe+2 वैल्यू है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, आज लाइन है नहीं, यहाँ पूरा बैटरी लो हो गया मेरा लैपटॉप का। देखो आयरन के लिए 0.41 वोल्ट,
जिंक का तो पता है 0 से माइनस 0.76 वोल्ट है, कितना है 0.41 वोल्ट है, माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, दोनों जुटेगा तो 0.41 प्लस 0.76 दोनों को जोड़ दो 1.17 वोल्ट हो जाएगा आंसर इसके लिए। ठीक है, ये तो बेसिक है, इस पे आधारित जब तुम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे तब तुम्हें 19% बैटरी है, तब तुम्हें और इसको ये आना चाहिए तुम्हें, ये तो पहला स्टेप है। चलो अब एक चीज और सीखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, जो भी एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, जो तुम वैल्यू लिखे हो यहाँ पे, ये लिखे हो ना, आयरन कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, ये सब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही पार्ट है। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो कितना विभव जनरेट होता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि तत्वों को, एलिमेंट को उसके एसआरपी वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, जिससे एक श्रेणी बनता है, उसी श्रेणी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे देखो हाफ रिएक्शन से स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जैसे फ्लोरीन दिया हुआ है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए कितना होता है प्लस 2.87 वोल्ट। देखो सिल्वर के लिए कितना होता है, एजी प्लस है ना यहाँ, सिल्वर सिल्वर के लिए कितना दिया हुआ है 0.80 मतलब 0.7 है, 0.80 होता है। हाइड्रोजन के लिए देख लो 0 है, हाइड्रोजन के लिए 0 है, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन के लिए 0 है ना। फिर लिथियम प्लस का देख लो सबसे ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे से ऊपर जाओगे जितना प्लस वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले सकता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, जितना अधिक पॉजिटिव वैल्यू होगा तत्वों का, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये निर्भर करता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर, इसका वैल्यू जितना अधिक पॉजिटिव उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। नीचे देख लो लिथियम प्लस है, इसमें माइनस 3.04 वोल्ट 05 वोल्ट है ना, माइनस जीरो, ये माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। तो हाइड्रोजन से नीचे देखो सब माइनस में होगा, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन के ऊपर देखो सब में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी कम है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, तुम्हें दे देगा कॉपर, ठीक, कॉपर, और एक दे देगा जिंक, तुम किसका एनोड बनाओगे और तुम किसका कैथोड बनाओगे। तो सिंपल, एनोड और कैथोड बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैल्यू देखते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं कि जिसका निगेटिव वैल्यू होगा, जितना अधिक निगेटिव होगा उसका हम एनोड बनाएंगे, क्योंकि जितना अधिक निगेटिव होने से उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, वो आसानी से ऑक्सीडेशन उस पर हो सकता है। ठीक है, और जिसका जितना अधिक पॉजिटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, तो वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम कॉपर और जिंक में देखो, तो जिंक का यहाँ पे वैल्यू है, जिंक का होगा निगेटिव है ना, माइनस 0.76 वोल्ट, जिंक के लिए है माइनस 0.76 वोल्ट। अब कॉपर के लिए तुम देखोगे, कॉपर कहाँ पे गया, कॉपर यहाँ पे, कॉपर के लिए देखो तुम प्लस 0.34 वोल्ट है। अब देखो पॉजिटिव में जिसका, उसका कैथोड, जिसका निगेटिव उसका एनोड। तो इसका निगेटिव है जिंक का, जिसका निगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होगी। देखो तीर का निशान नीचे लिखा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऊपर से नीचे आओगे तो इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का छोटा सा परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका यूज होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने में, किसका एनोड बनाएंगे किसका कैथोड बनाएंगे, ये सब इसका एप्लीकेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स, तो तुम परिभाषा लिख सकते हो, व्हेन different elements are arranged in increasing और डिक्रीजिंग, घटते या बढ़ते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
ऑर्डर ऑफ देयर SRP वैल्यू, मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होगा, a series is obtained, a series is obtained which is called electrochemical series। ठीक है, मतलब क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एसआरपी वैल्यू के आधार पे उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू में। तो एक सीरीज बनता है, उसी सीरीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो है ना सजा हुआ, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, नीचे से ऊपर जाओगे क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या, तो वो कौन सा नेचर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा है, ऐसा होता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है, जो कि इसका बहुत ज्यादा निगेटिव वैल्यू आ जाता है, निगेटिव -3.05 वोल्ट आ जाता है। ये एनसीईआरटी का लिया हुआ पार्ट है। ठीक है, और जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कैन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग क्या है, रिडक्टेंट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना। The series assume that all half reactions happen at standard condition 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया है। A series of reductions half reactions orders in oxidizing strength from top to bottom। अब चलो इसके एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। एनसीईआरटी किताब देख लेना, तुम पढ़ो तो एनसीईआरटी ही पढ़ो, और दूसरा किताब मतलब दूसरी किताब में बहुत सारा एरर रहता है। मैंने इसका परिभाषा बता दिया, बहुत सिंपल है कि एसआरपी वैल्यू के आधार पे आप क्या करते हैं, एसआरपी वैल्यू के आधार पे, एसआरपी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे आप एलिमेंट को बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हो, उसी से एक श्रेणी बनता है, उसी श्रेणी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा होता है एनोड और कैथोड के जानने के लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाने में, कौन सा इलेक्ट्रॉन बनाने में, तो एनोड अथवा क्या, कैथोड बनाने में। ठीक है, जिसका वैल्यू कम होगा उसका एनोड बनाते हैं, जिसका ज्यादा होता है कैथोड बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एनोड किसका बनाते हैं, रिडक्शन, एसआरपी वैल्यू अगर मिनिमम है तो क्या बनाओगे, एनोड, और अगर यही वैल्यू एसआरपी वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो क्या बनाओगे आप, कैथोड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एनोड कैथोड बनाने में, ई नॉट सेल ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने में, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब बात। तो इसका एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ लिए। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बना के देखना। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इस पे आधारित होगा, फैराडे लॉ पे। फैराडे का दोनों नियम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या वो है, बैटरी सेल्स वो वगैरह, फिर कोरोजन है, कोरोजन वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। फिर न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 4 ही चैप्टर है फिजिकल का, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल, 3 ही चैप्टर है सॉल्यूशन का। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है क्या, इनऑर्गेनिक, उसको भी देखेंगे। और 11th के कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स है, जैसे मोल कंसेप्ट, जिसका बेसिक यूज होता है, केमिकल बॉन्डिंग है, उसको भी देखेंगे अच्छे से। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए, है ना, और मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से उत्साह के साथ, किसी की बातों को बुरा नहीं मानना ना। तुम्हारा अपना लाइफ है, अपनी तरीका से जियो, किसी के प्रेशर में आकर के आपको लाइफ नहीं जीना। ठीक है, ओके, तो थैंक यू
हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।